कश्मीरी पंडितों के दर्द पर फिल्म बनाने में 32 साल लगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलने में अब और देरी ना हो, इसके लिए नए सिरे से जांच की मांग हो रही है। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई साजिश की फाइल्स को फिर खोलने की बात की जा रही है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। कश्मीर फाइल्स ने जो सच दिखाया, क्या उस सच के बाद अब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए अत्याचारों की केस फाइल्स फिर से खुलेगी? ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? धर्म बदलो, भागो। क्या 1990 के दौर में कश्मीरी घाटी से लाखों कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और सैकड़ों टारगेट किलिंग्स की नए सिरे से जांच के लिए राष्ट्रपति से अपील की गई है। दिल्ली के एक वकील ने अपनी इस अपील में कहा है कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के दौरान 215 एफआईआर दर्ज हुई थी। किसी भी मामले की जांच से कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिला। ढंग से जांच नहीं होने के कारण यासीन मलिक जैसे लोग आजाद हैं। सिख दंगों की जांच हो सकती है तो कश्मीर नरसंहार की क्यों नहीं? इसलिए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के केस फिर से खोले जाएं। 1989 से 1990 के बीच कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की जांच हो। नरसंहार की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। 32 साल में कश्मीरी पंडितों ने क्या क्या नहीं सहा। उन्हें अपने घरों से भगाया गया, उन्हें अपनी जमीन से बेदखल किया गया। कश्मीरी पंडितों की चुन चुन कर हत्याएं हुई। लेकिन ये सब सहने के बाद कश्मीरी पंडितों पर सिस्टम का अत्याचार भी हुआ, जिसमें पलायन और हत्याओं की ढंग से जांच भी नहीं हो सकी। क्योंकि खुद जम्मू कश्मीर सरकार का आंकड़ा है कि 1990 से लेकर 1992 के बीच 70,000 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ। साल 1990 में 109 हिंदुओं की हत्या हुई। 700 हिंदुओं की हत्या से जुड़े 215 केस की फाइल दोबारा नहीं खोली गई। सिर्फ 31 आरोपियों के खिलाफ केस, 115 केस में अज्ञात आरोपी थे। 147 केस रजिस्टर किए गए, सिर्फ 24 में चार्जशीट फाइल हुई। 2010 में सिर्फ 808 हिंदू फैमिली घाटी में रह रही थी। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद जब कश्मीरी पंडितों के साथ हुए भयानक अत्याचार का सच सामने आया तो ये बात भी उठी कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ भी मिलना चाहिए। उन पर हुए अत्याचारों के केस फिर से खोले जाने चाहिए और उनके गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह की मांग है कि सिर्फ 1990 ही नहीं, 1931 से लेकर कश्मीरी पंडितों पर जो भी अत्याचार हुए उन सभी की जांच हो। हम कहते हैं कि बिल्कुल अगर फारूक अब्दुल्ला ईमानदार हैं, अगर उमर अब्दुल्ला चाहते हैं वो इसकी भी मांग करें और एक हाई पावर जो है इंक्वायरी कमीशन हो, जिस सिटिंग जज हो और जिसके पास जो है कुल मिला के 47 से भी पहले नहीं, मैं तो कहूँगा 13 जुलाई 1931 से लेकर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ। जो है 4-5 बार कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उनका जेनोसाइड हुआ है, जिसको जो है कश्मीर फाइल्स बता रही है। तो इसका पूरा इंक्वायरी होना चाहिए, हमारा भी ये मानना है। लेकिन केस फिर से खोलने और नई जांच करने की वकालत तो दूर, कश्मीर फाइल्स के सच को नापसंद करने वाली पार्टियां और नेता ये कहने में जुटे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ दूसरे लोगों पर भी अत्याचार हुए, इसलिए उनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस में G23 के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी यही कहा है। उस वक़्त दिल्ली में सरकार वीपी सिंह की थी और सपोर्टेड बाय बीजेपी थी और गवर्नर राज था वहाँ। जगमोहन जी यहाँ से भेजे गए थे और उसी पर चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया था। तो केंद्र में वीपी सिंह सपोर्टेड बाय बीजेपी थी और स्टेट में उन्हीं का नुमाइंदा गवर्नर था। वहाँ के गवर्नर को हटा के नया गवर्नर भेजा था और उसी दौरान ये पलायन हुआ। कश्मीरी पंडित और हज़ारों
20 गुना 50 गुना उससे दूसरे लोग भी मारे गए हैं, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। कौन कहता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म नहीं हुआ है? और लेकिन उसी तरह दूसरे लोगों जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो भी कई हजार गुना उससे ज़्यादा मारे गए, उस पर भी जुल्म हुआ, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार पर जो लोग ये कहते हैं कि उस दौर में कश्मीर घाटी में दूसरे लोगों के साथ भी यही हुआ है, वो एक तरह से कश्मीरी पंडितों के उस सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो सच कश्मीर फाइल्स के जरिए 32 साल बाद पूरा देश देख रहा है। लेकिन इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि जब दूसरे लोगों के साथ भी यही हुआ तो फिर कश्मीरी पंडित ही अपना घर, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। जिस आतंक का डर दिखाकर कश्मीरी पंडितों को घाटी से भागने पर मजबूर किया गया, उसकी फंडिंग पर नकेल और कसती जा रही है। एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए। इन आरोपियों में यासिन मलिक और बिट्टा कराटे के नाम हैं। ये दोनों चेहरे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ साजिश के अहम किरदार हैं। कश्मीर में आतंक और डर का माहौल बनाकर जिस दौर में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, उस दौर का एक गुनहगार यासिन मलिक भी। कश्मीर फाइल्स से कश्मीर का असली सच दिखाने के बाद अब उन लोगों की फाइल खुलना शुरू हो गई है जिन्होंने कश्मीर में आतंक के बीज बोए थे। दिल्ली में एनआईए कोर्ट ने शनिवार को अलगाववादी नेता यासिन मलिक के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए। आपको याद दिला दें कि ये वही यासिन मलिक है जो कश्मीरी पंडितों के दर्द का गुनहगार है, जिस पर एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का आरोप है, जो अलगाववादी का नकाब ओढ़कर आतंकियों का मददगार बना हुआ है, जो हाफिज सईद के भेजे पैसे से घाटी में आतंक को पालता पोसता है। यासिन मलिक के साथ उनके साथियों की भी फाइल खुलेगी। पाकिस्तान में बैठे उनके सरगनाओं पर भी आरोप तय होंगे। कोर्ट ने आदेश में लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन, अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और मसरत आलम का नाम दर्ज है। टेरर फंडिंग के केस में इन सब पर आरोप तय होंगे, मुकदमा चलेगा। इन आतंकियों को अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। टेरर फंडिंग की सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर शुरुआती तौर पर यह माना कि ऑल पार्टी खुदियत कॉन्फ्रेंस का संबंध आतंकी संगठनों से है। अलगाववादी नेताओं ने घाटी में पत्थरबाजी के लिए उकसाया। हवाला के जरिए हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान से फंडिंग मिली। टेरर फंडिंग की साजिश में पाकिस्तान उच्चायोग भी है। घाटी में आतंकियों की फौज तैयार करने में हुर्रियत नेताओं का हाथ है। पाकिस्तान के एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन से पैसे लगाकर टेरर की फंडिंग हुई। यासिन मलिक पाकिस्तान में हथियार की ट्रेनिंग दिलाता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में सीधे शामिल है। पाकिस्तान के इशारे पर लश्कर, हिजबुल, जैश घाटी में आतंक फैलाते थे। हाफिज सईद यूसुफ शाह सबसे बड़े साजिशकर्ता हैं। एपीएचसी, जेआरएल आम लोगों को हिंसा के लिए भड़काते थे। सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, बहस के दौरान किसी भी आरोपी ने यह नहीं माना कि व्यक्तिगत रूप से उनकी कोई अलगाववादी विचारधारा या एजेंडा नहीं है, या उन्होंने अलगाव के लिए काम नहीं किया है, या जम्मू कश्मीर को सरकार से अलग करने की वकालत नहीं की है। जबकि गवाहों ने बयान दिया कि आतंकियों और उनके मददगारों का एक ही उद्देश्य था, और वह था भारत से जम्मू और कश्मीर को अलग करना। एनआईए कोर्ट के आदेश में यासिन मलिक का नाम है। यासिन मलिक के काले कारनामे का चैप्टर खोलें तो पता चलेगा कि यासिन मलिक के इशारे पर ही 1987 से लेकर 1994 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिला। यासिन मलिक पर एयरफोर्स के 4 जवानों के हत्या का आरोप है। कश्मीर फाइल्स फिल्म में भी यह घटना दिखाई गई है। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के बाहरी इलाके रावलपोरा में आतंकियों ने एयरफोर्स के जवानों पर हमला कर दिया। इस घटना में 40 लोग घायल हुए थे, जबकि 4 जवान शहीद हो गए थे। इस मामले में जम्मू की टाडा कोर्ट में यासिन मलिक समेत 6 आतंकियों के खिलाफ आरोप भी तय हो चुके हैं। इन संगीन आरोपों के बाद भी यूपीए सरकार में पाकिस्तान के पाले इन प्यादों का सादर सत्कार हो रहा था। अलगाववादियों को पाकिस्तान के साथ बातचीत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 2006 में यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने जेकेएलएफ चीफ यासिन मलिक को पीएम आवास में बुलाकर उसके साथ चर्चा की। यासिन मलिक के साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की मुस्कुराने वाली तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
एनआईए कोर्ट में यासीन मलिक और उसके आतंकी साथियों की फाइल खुल चुकी है। जल्द ही आतंकियों पर आरोप तय होंगे, आरोप पर बहस होगी, दोषी साबित होने पर इन्हें फांसी की सजा हो सकती है। भवतोष सिंह, दिल्ली, टाइम्स नाउ भारत। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू पर अटैक थम नहीं रहे। ढाका में 200 लोगों की भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर से जुड़े लोगों को जान से मारने की धमकियां मिली और बांग्लादेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दुर्गा पूजा के दौरान भी कई मंदिरों पर हमले किए गए थे। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विश्व प्रसिद्ध राधाकांत इस्कॉन मंदिर है। वो मंदिर जिस पर बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की अगाध श्रद्धा है। ये मंदिर का गर्भगृह है जहां राधा कृष्ण विराजमान है। अब देखिए मंदिर के दूसरी तरफ का हिस्सा जिसे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने गुरुवार की रात निशाने पर लिया। यह है ढाका के इसी इस्कॉन मंदिर की चार दीवारी, जिसके एक बड़े हिस्से को 200 लोगों की भीड़ ने हमला करके तोड़ दिया। तोड़फोड़ के बाद मंदिर में रखे पैसे और कीमती सामान लूट लिए। लूटपाट के बाद इस्कॉन मंदिर के सदस्यों से मारपीट भी की। सुनिए राधाकांत इस्कॉन मंदिर के सदस्य ने इस हमले पर क्या कुछ कहा। डिसप्लेस इंसिडेंट हुआ। हाँ, तो अभी इधर एक आदमी है, उसका नाम हाजी सोफीउल्लाह है। ये टेम्पल 250 साल का पुराना है। हाँ? तो क्या हुआ इसके बाद में इधर एक ब्रोकन साइड आप देख सकते हैं। ये ब्रोकिंग साइट है हमारा। हाँ? इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। हमलावरों को पड़ोस में रहने वाले कट्टरपंथी हाजी शफीउल्लाह ने उकसाया था। मंदिर प्रशासन का आरोप है कि यहाँ सेवा पूजा करने वाले लोगों को हाजी शफीउल्लाह ने कई बार जान से मारने की धमकी भी दी है। बिल्डिंग देख सकते टूटने के बाद फर्स्ट जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, हमें पता नहीं है। तो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हाजी सोफीउल्लाह साहब का। तो क्या हुआ वो उसको एक किया है लड़का है, उसका नाम इस्कत सूफी और 31 एज है। तो वो क्या कर रहा है, उसको बाजू में वो थिंकिंग कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये भी हमारा है। तो इसके बाद में वो टूट दिया और बोल रहा है कि हम टोटल टेम्पल में ले लूंगा, तुम भाग जाओ, ऐसा ही बोल रही है। ढाका में राधाकांत इस्कॉन मंदिर पर अटैक होली से ठीक एक दिन पहले हुआ। इस हमले के बाद इस्कॉन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमण दास ने संयुक्त राष्ट्र की खिंचाई करते हुए ट्विटर पर लिखा कि हमें आश्चर्य है कि संयुक्त राष्ट्र हजारों असहाय बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की पीड़ा पर चुप्पी साधे हुए है। इतने सारे हिंदू अल्पसंख्यकों ने अपनी जान संपत्ति खो दी है, लेकिन अफसोस कि संयुक्त राष्ट्र चुप है। इस्कॉन इंडिया के निशाने पर संयुक्त राष्ट्र इसलिए आया क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार पर यही संयुक्त राष्ट्र मौन है। कि हिंदुओं की बड़े पैमाने पर हत्याएं, आगजनी, उनके धर्म स्थलों पर हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में एक आम बात हो गई है। क्या विश्व बिरादरी, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ और जो मानवता के बार अलंबरदार हैं वो कभी इस पर भी बोलेंगे? इस्कॉन मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की जो बात उठाई है वो कितनी सही है। इसे ऐसे समझिए कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। खासकर हिंदू पर्व पर ऐसी घटनाएं वहां लगातार हो रही हैं। कभी होली पर तो कभी दुर्गा पूजा पर मंदिरों में ऐसे हमलों की बांग्लादेश में एक लंबी फहरिस्त है और ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें हैं जो इन आरोपों को सही ठहराती हैं। लेकिन बावजूद इसके इन हमलों पर वैश्विक स्तर पर कोई चर्चा नहीं होती। Unfortunately, this is not the only attack on Hindus or on minorities that has taken place in Bangladesh or even in our neighborhood, particularly Pakistan and Afghanistan. There is a long list of such attacks. हैरानी है कि यहाँ अपने देश में भी इस घटना पर चुप्पी है।
फिल्म द कश्मीर फाइल्स को एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरती एजेंडा करार देने वाले लोग बांग्लादेश की रियल फाइल्स पर खामोश हैं। मुझे लगता है कि इस घटना पर बांग्लादेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी ताकतों को दमनकारी नीतियों के द्वारा रौंदना चाहिए। राजनीति में ऐसा क्यों होता है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए और ये सवाल भी पूछना चाहिए कि क्या बांग्लादेश की रियल फाइल्स पर खामोशी सिलेक्टेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।